श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश टेट और सुपर टेट राज्य स्तरीय जो हिंदी भाषा संबंधी परीक्षा होती है, अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए जो हिंदी भाषा लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा है, जैसे संस्कृत भाषा है इत्यादि भाषाएं जो हैं, तो भाषाएं के अंतर्गत हिंदी की वर्णमाला का अध्ययन करेंगे जो यूपी टेट सुपर टेट के सिलेबस में है, पर पाठ्यक्रम में है। तो पाठ्यक्रम में अपठित अनुच्छेद के पश्चात हिंदी वर्णमाला दिया गया है। तो हिंदी वर्णमाला का जो स्वरूप है वह क्या है, उसको यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो वर्णमाला, पहले वर्णमाला समझ लेते हैं कि वर्णमाला किसको कहते हैं। तो वर्णमाला यहाँ पे लिखा है, वर्णमाला स्वर और व्यंजन की समष्टि, स्वर और व्यंजन की समष्टि को स्वर और व्यंजन इन दोनों की समष्टि को वर्णमाला कहा जाता है। अब ये हो गया वर्णमाला। इनको अलग अलग लिखेंगे तो ये वर्णमाला, यदि स्वर व्यंजन दोनों को ही अलग अलग लिखा जाएगा तो ये वर्णमाला नहीं कहा जाएगा, बल्कि स्वर कहा जाएगा। और व्यंजन को अलग लिखेंगे तो वो व्यंजन कहा जाएगा। इसलिए वर्णमाला कहने का अर्थ है कि स्वर और व्यंजन दोनों की ही समष्टि एक साथ आएगी, उनको वर्णमाला कहा जाता है। अब यहाँ पे स्वर किसको कहते हैं, तो पहले देख लेते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत है। वर्ण विचार, वर्ण क्या है, तो यहाँ पे देखिए ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, शब्द भाषा की। और भाषा भी कैसे बना है, तो भाषा यहाँ पे भाष, संस्कृत की भाष धातु से, भाष धातु है, और यहाँ अंग तथा टाप दो प्रत्यय लग के फिर बनता है भाषा। ये हो गया भाषा। तो भाषा में अंग और टाप दो प्रत्यय आ रहे हैं, भाष धातु है। भाष धातु का अर्थ है बोलना, वक्तृता इत्यादि। अपने अंदर जो मन में विचार हैं, विचारों को इन्हीं ध्वनि चिन्हों के ध्वनि के माध्यम से प्रकट किया जाता है। और इनको लिखने के लिए लिपि हुआ करती है, जिनको जब शब्दों में कागज पर जब उतार दिया जाता है तब वो लिपि में आ जाता है, उसको लिपि कहा करते हैं। ये जो ध्वनि चिन्ह है, ध्वनि को जब चिन्हों के रूप में कागज पर उतारा जाता है तब वह लिपि कहलाती है। तो इस प्रकार जो हिंदी वर्णमाला है, यह इसकी जो लिपि है वह देवनागरी कही जाती है। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है। हिंदी की लिपि देवनागरी कही जाती है। ये हो गई देवनागरी। तो ध्वनि क्या है, पहले वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि आती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहा जाता है। वर्णमाला को समझने से पहले, इसके स्वरूप को पढ़ने से पहले यहाँ ये चीज देखना आवश्यक है कि ध्वनि किसे कहते हैं। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। भाषा की कैसे बनती है, तो भाषा भाष धातु, भाष का अर्थ है बोलना, वक्तृता, विचार इत्यादि को प्रकट करना इत्यादि इसके अर्थ होते हैं इस धातु के। इसमें अंग और टा प्रत्यय लगा के भाषा बनता है। वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। अब वर्ण क्या है, तो ध्वनियों के लिखित चिन्ह ही वर्ण है। ध्वनियों को जब कागज पे लिख दिया जाता है लिपि के रूप में, तब वही वर्ण कहलाते हैं। अब वर्णमाला क्या है, तो स्वर और व्यंजन की समष्टि, दोनों की ही समष्टि को वर्णमाला कहा जाता है। यदि स्वर को अलग लिख दिया, व्यंजन को अलग लिख दिया, तो वो वर्णमाला नहीं कहा जाएगा, बल्कि स्वर कहा जाएगा। यदि स्वर लिखा गया है तो स्वर कहा जाएगा, व्यंजन लिखा गया है तो व्यंजन कहा जाएगा। जब दोनों को एक साथ लिखा जाएगा तब वह वर्णमाला कहा जाएगा। तो ये वर्णमाला स्वर और व्यंजन में फर्क हुआ करता है। स्वर की भी अपनी परिभाषा होती है, व्यंजन की भी। स्वर का अर्थ है कि जो स्वयं से ही जिनका उच्चारण किया जा सके, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जो स्वयं आत्मनिर्भर हो, अपनी ही सामर्थ्य के आधार पर जो अपने आप को प्रकट करें, जिनका उच्चारण किया जा सके, वो स्वर हैं। और व्यंजन क्या है, तो व्यंजन जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकते हैं, नहीं बोले जा सकते हैं, उनको व्यंजन कहा जाता है। ये स्वर और व्यंजन का भेद है। स्वर सेल्फ डिपेंड होता है और व्यंजन
स्वर पर आधारित होता है, स्वर पर आश्रित होता है। व्यंजन का अपना अकेले अस्तित्व कभी नहीं होता है, यह सदैव स्वर के साथ ही आया करता है, इसलिए व्यंजन सदैव स्वर पर आश्रित रहता है। व्यंजन पर आश्रित रहता है, इसलिए व्यंजन पर आश्रित है। और स्वर जो है वह अपनी सामर्थ्य से रहा करता है, वह सेल्फ डिपेंडेंट है। तो अब स्वर की जो मोटी मोटी इकाई है तो हिंदी वर्णमाला में पढ़ लेते हैं। स्वर हैं, ये इसका स्वरूप है अ, आ, ई। पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर इनका स्वरूप कैसे, इनको बांटा कैसा गया है, इनके उच्चारण के आधार पर, अर्थात जिह्वा, जब हम लोग मुख से इस हिंदी भाषा के वर्णों को, ध्वनियों को जब बोलते हैं, उच्चरित करते हैं, यहाँ पे भाष का अर्थ है बोलना, जब बोलते हैं तब जिह्वा की क्या स्थिति होती है, तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर फिर इनको इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। तो पहले स्वर जो है वो अ, आ, ई, इनको ह्रस्व अ कहा जाएगा, इनको दीर्घ आ कहा जाएगा। ये ह्रस्व ई है, इसको दीर्घ ई कहा जाएगा। ह्रस्व का अर्थ है छोटा, तो ये दीर्घ इकार है। अब ये ह्रस्व उकार है, ये दीर्घ उकार है, ये दीर्घ उकार है, ये री है, ये रिकार है, इसको रिकार कहा जाएगा। ये एकार है, ये ऐ है, ये ह्रस्व ए है, ये दीर्घ ऐ है, ये ओकार है, ये औकार है, ये अंकार है, और ये अह है। इसको अनुनासिक, संस्कृत में अनुनासिक कहते हैं और हिंदी में इसको चंद्रबिंदी कहते हैं। व्यंजन है तो यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, फिर य, व, र, या, र, ल, व, फिर श, क्ष। इनको बोलने का भी अपना विशिष्ट नियम होता है, क्योंकि ये तालव्य श है, ये मूर्धन्य श है, ये दंती स है। जिह्वा की स्थिति के आधार पर इनके उच्चारण करते समय जो जिह्वा की स्थिति रहा करती है, उसके आधार पर इनको नाम दिया जाता है। सभी वर्णमाला में जितने स्वर और व्यंजन हैं, सबको नाम दिया जाता है तब। तो ये तालव्य श है तो इसको श बोलेंगे, ये मूर्धन्य श है, मूर्धन्य है तो इसको श बोलेंगे, श। और ये स बोला जाएगा सीधे सीधे। ये हकार है। अब ये संयुक्त स्वर है यहाँ पे क्ष, इसको छ नहीं बोला जाता। छाता वाले छ में, इस छकार में यहाँ जो छकार आ रहा है और ये जो छकार आ रहा है, इन दोनों में फर्क है। इसको छ बोला जाएगा, इसको क्ष बोला जाता है। क्ष, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। और ये जो विदेशी शब्द हैं, दो आए हैं फारसी इत्यादि भाषाओं से, फारसी उर्दू से, तो ये ज बोला जाएगा, ये फ बोला जाएगा। अब हिंदी वर्णमाला का जो स्वरूप बनाया गया है, क्योंकि हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा पूरी तरह से संस्कृत को फॉलो करती है। संस्कृत से ही, संस्कृत हमारे यहाँ जननी कही जाती है, सारे भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृत से ही सारी भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में 650 भाषाएं संभवतः बोली जाती हैं, 650 भाषाएं हैं। तो भाषाओं में सब की भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी जननी संस्कृत भाषा ही मानी जाती है। तो ये परिनिष्ठित हिंदी जो है वो पूरी तरह से संस्कृत को फॉलो करती है, इसलिए इसका जो विभाजन किया जाता है वर्णों के उच्चारण के स्थान, उच्चारण स्थान इत्यादि, जैसे संस्कृत भाषा के होते हैं, जैसे संस्कृत वर्णमाला के होते हैं, वैसे ही इनके भी उच्चारण स्थान इत्यादि बना करते हैं। तो उच्चारण स्थान कहने का अर्थ है कि जब मुख से हम भाषा को बोलते हैं, हिंदी भाषा को, इन वर्णों को, अक्षरों को जब बोलते हैं, तो बोलते समय जिह्वा की मुख में क्या स्थिति हुआ करती है, उस स्थिति के आधार पर इनको कैटेगराइज किया गया है, इनको विभाजित किया गया है, इनको नाम भी दिया गया है। जैसे इनको अंतस्थ कहा जाता है, इनको ऊष्म कहा जा रहा है, इनको संयुक्त कहा जा रहा है। तो ये जो चार्ट, फ्लो चार्ट बना है, ये इन वर्णों को उच्चारण करते समय जिह्वा की क्या मुख में स्थिति होती है, उसी आधार पर इनको ये फ्लो चार्ट बनाया जाता है। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा का भी फ्लो चार्ट बनाया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा जो परिनिष्ठित हिंदी है वो पूरी तरह से संस्कृत को फॉलो करती है। इसी कारण इसका जो ये चार्ट बना करता है वर्णमाला का, वो संस्कृत वर्णमाला के समान ही बना करता है। तो हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर पढ़ेंगे। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कहने का अर्थ है कि एक मात्रिक है। ह्रस्व कहने का ही अर्थ है ये एक मात्रिक है, इनमें एक मात्रा आया करेगी। तो ह्रस्व स्वर अर्थात यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, एक मात्रिक है, एक मात्रिक है, ये एक मात्रिक हो गए।
तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ है, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री। री भी दो प्रकार का होता है, ह्रस्व और दीर्घ। और ह्रस्व री, री भी दो प्रकार का होता है, ह्रस्व और दीर्घ, दोनों ही स्थिति इसकी हुआ करती है, ह्रस्व और दीर्घ। इसके पश्चात दीर्घ स्वर के अंतर्गत, दीर्घ कहने का अर्थ है द्विमात्रिक। यहाँ इनमें दो मात्राएं आया करती हैं। तो आ है, दीर्घ इकार है, दीर्घ उकार है, ए है, ओ और औ, इनको द्विमात्रिक कहा जाएगा। ये हो गए द्विमात्रिक, दो मात्रा वाले। द्विमात्रिक कहने का अर्थ है दो मात्रा वाले, एक मात्रिक कहने का अर्थ है एक मात्रा वाले। अब प्लुत स्वर, फिर स्वर के जो तीन भेद हैं, पहले एक प्रश्न यहाँ पे यही बन जाएगा कि स्वर के कितने, हिंदी वर्णमाला में स्वर के कितने भेद हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर के तीन भेद हैं। तीनों भेदों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ, पहला ह्रस्व स्वर है, ये हो गया। दूसरा दीर्घ स्वर है और तीसरा हो गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की आवश्यकता, जीवन में बहुत से ऐसे कार्य व्यवहार हैं जिनमें प्लुत स्वर की आवश्यकता हुआ करती है, इसलिए प्लुत स्वर की व्यवस्था की गई है। प्लुत स्वर जैसे रोने, चिल्लाने, गाने, किसी को दूर से बुलाने इत्यादि कार्य व्यापारों में प्लुत स्वर की आवश्यकता होती है। जैसे हे राम, राम, इस प्रकार से कोई बहुत दूरी पर है, इतना पास नहीं है कि हम उसको ठीक ठाक है या नॉर्मल आवाज़ में बुलाएं तो वो सुन लेगा हमारी आवाज़ को, तब हम क्या करते हैं कि जोरे से खूब चिल्ला के बोलते हैं, खूब जोर से बोलते हैं ताकि वो हमारी आवाज़ को सुन सके और कुछ प्रतिक्रिया दे सके, जवाब दे सके, इसलिए जोर से चिल्लाते हैं। जैसे कोई मोहन है, किसी के घर नाम है बच्चे का, तो कहेंगे मोहन, इस प्रकार से चिल्लाएंगे तो वहाँ पे मात्रा न ह्रस्व रहेगी, न दीर्घ, न एक मात्रा लगेगी, न दो, वहाँ पे तीन मात्राएं हो जाती, तीन से अधिक मात्राएं हो जाती हैं, इसलिए ये प्लुत स्वर कहा जाता है। और इसका जो चिन्ह होता है, ज्ञापक चिन्ह होता है जो प्लुत स्वर का, वो तीन की तरह से लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने दिया है, जैसे आ लिख दिया है, आ के बगल ये तीन की, जैसे हिंदी का तीन होता है, ये तीन संख्या के यहाँ पर रख दिया, तो इसका अर्थ है कि ये प्लुत स्वर है। अर्थात दो जोर से बुलाने, रोने, चिल्लाने, या फिर गायन के समय जब जो गायक आलाप लेते हैं, आ करके आलाप लेते हैं, तो वहाँ भी प्लुत स्वर की आवश्यकता हुआ करती है। इसीलिए स्वर को तीन भागों में बांटा जाता है, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। फिर अब व्यंजन है, तो व्यंजन में भी पहले स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण कहने का अर्थ है कि उच्चारण के समय इस वर्ग में, स्पर्श वर्ग में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, उनके उच्चारण के समय जिह्वा उनके उच्चारण स्थान, जहाँ से मुख के जिस स्थान से अक्षरों की उत्पत्ति होती है, उन स्थानों को यदि जिह्वा स्पर्श करती है, तब उनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। तो ये का वर्ग, क, च, ट, त, प, ये इतने वर्ग, 5 वर्ग ऐसे हैं जिन वर्गों के उच्चारण, इस वर्ग में जितने भी अक्षर आते हैं, इन सब के उच्चारण में जिह्वा उनके उच्चारण स्थानों को पूरी तरह से स्पर्श करती है। पूरी तरह से उच्चारण स्थानों को स्पर्श करने के कारण इनको स्पर्श वर्ण कहा जाता है। अब यहाँ पे क वर्ग कहने का अर्थ है कि इसके अंतर्गत क आ जाएगा, ख, ग, घ और अंगा। तो क वर्ग कहने का अर्थ है कि क, ख, ग, घ, अंगा। यहाँ पे 5 वर्णों की बात हो रही है। अब च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और ञ आ जाएगा। ञ को ऐसे लिखा जाता है, हम लोग लेखन में भी गलतियां करते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे लिखा जाता है वर्णमाला में, जो अक्षर जैसे लिखे हैं उनको वैसे ही लिखा जाए। उनकी लिपि को भी ध्यान से देखना चाहिए कि कौन अक्षर कैसे लिखा गया है। यहाँ पे ञ ऐसे लिखा जाता है, आकार को इस प्रकार लिखा जाता है। आकार और ञकार में यही फर्क हुआ करता है। ञकार को ऐसे लिखा जाता है, प्रायः इन अक्षरों को बोलते समय कार लगाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे ककार कह रहे हैं, सीधे क, ख, ग, घ नहीं बोला जाता, क्योंकि परिनिश्चित हिंदी है, ये पूरी तरह से संस्कृत को फॉलो करती है। तो संस्कृत में ये नियम है कि कोई भी किसी भी अक्षर को सिंगल नहीं बोला जाएगा, क नहीं बोला जाएगा, ख नहीं बोला जाएगा, बल्कि बोला जाएगा ककार, खकार, गकार। तो आप इसको सिंगल भी कह सकते हैं, क, ख, ग, घ, ककार, खकार, गकार भी कह सकते हैं। ये नियम है, ये एक रीति है इनके उच्चारण की, इनको बोलने की। ञ और आकार में यही फर्क होता है, ञ और अ में यही फर्क होता है। ञ और अ को सेम नहीं लिखना चाहिए कभी भी। अब ट वर्ग कहने का अर्थ है कि इसमें ट, ठ, ड,
ढ और अड़ा आएंगे, ये 5 अक्षर आएंगे। फिर त वर्ग कहने का अर्थ है कि यहाँ पे त, थ, द, ध और न आएंगे। प वर्ग कहने का अर्थ है कि इसमें प, फ, ब, भ और म आएंगे। तो ये स्पर्श वर्ण होगी, इनकी संख्या 25 है। ये स्पर्श वर्ण हो गए। इनके उच्चारण स्थानों को जिह्वा पूरी तरह से स्पर्श करती है, इसीलिए ये स्पर्श वर्ण कहे जाते हैं। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ल। इनको अंतस्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वर और व्यंजन दोनों की ही भूमिका निभाते हैं आवश्यकता अनुसार। इनको अर्धस्वर भी, इसी कारण इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। कभी आवश्यकता अनुसार या भाव के अनुसार, जैसा भी बोलने का भाव हुआ, लिखते समय, बोलते समय, उस अवस्था में ये आवश्यकता अनुसार, वक्ता की आवश्यकता अनुसार स्वर और व्यंजन दोनों की ही भूमिका निभाया करते हैं, इसीलिए इनको अंतस्थ कहा जाता है, या फिर इनको अर्धस्वर भी आप कह सकते हैं। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है, इस पे पूछा जा चुका है, प्रश्न बन चुका है कि अर्धस्वर किनको कहते हैं। अर्धस्वर या व र ल को कहा जाता है। अब ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण के अंतर्गत श, ये इसको तालव्य श कहा जाता है, इसको मूर्धन्य श कहा जाता है, इसको दंती श कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर इनका नाम दिया गया है। ये हकार है। ऊष्म का अर्थ है गर्म, गर्म। इनको ऊष्म वर्ण कहने का कारण है कि इनको जब इन मुख से इनका उच्चारण होता है तब श्वास, इनके प्रयास ज़्यादा करना पड़ता है इनके उच्चारण के समय, इसलिए श्वास थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो उस उष्णता के कारण, गर्मी के कारण इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 4 हो गई। अब वो संयुक्त स्वर जो हैं वो क्ष, त्र, ज्ञ और स्र हैं। इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल नहीं है, ये दो अक्षरों के मेल से बने हुए हैं। जैसे क्ष है, ये क्ष है तो ये क और मूर्धन्य शकार से मिलकर बना है। अब त्र है तो ये त और र के मेल से बना हुआ है। ज्ञ है तो ये य और ज, पहले ज रखेंगे, ये ज और ञ के मेल से बना हुआ है। इसी प्रकार ये श्र है तो ये तालव्य श और र से मिलकर बना हुआ है। इस प्रकार दो अक्षरों के मेल से बने हुए हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब ये आगत स्वर ज लिखा है, उसके पश्चात उसके नीचे बिंदी डॉट रखा गया है, तो उस बिंदी को उर्दू में नुक्ता कहते हैं। उर्दू फारसी में नुक्ता इनको कहा जाता है। नुक्ता रख देने के कारण इनका उच्चारण बदल जाता है, इनके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। इनको ज नहीं, जो ज बोल दिए तो गलत हो गया, इनको ज बोला जाएगा। अब ये फ के नीचे नुक्ता रख दिया तो इसको फ बोला जाएगा। इनको बोलने की शैली बदल जाती है। और ये विदेशी हैं, विदेशी भाषा से ग्रहण कर लिए गए हैं। हिंदी ने इनको ग्रहण कर लिया है आवश्यकता अनुसार, भाव के अनुसार, इसलिए इनको आगत स्वर कहा जाता है। अर्थात किसी अन्य भाषा से हिंदी वर्णमाला ने इनको ग्रहण कर लिया है, ले लिया, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। इस कारण क्योंकि हमारे भारत पर मुसलमानों ने राज किया है और उनकी जो राजकीय भाषा हुआ करती थी, उनकी बोलने की बोली और राजकीय कार्यों की भाषा भी उनकी फारसी ही हुआ करती थी। फारसी बाद में उर्दू आ गई थी। इस कारण से बहुत सारे ऐसे उर्दू और फारसी के शब्द हैं जो हिंदी वर्णमाला में आ गए हैं और आज भी बराबर प्रयोग हो रहे हैं, और इतने ज़्यादा घुल मिल गए हैं कि अब उनको निकालना मुश्किल है उस वर्णमाला से बाहर। इसी प्रकार अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों के ऊपर आने के कारण, यहाँ शासन करने के कारण, उनकी भी बहुत सारे शब्द उनकी भाषा के हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली की बहुत सारी भाषा हिंदी भाषा में आज भी बोले जाते हैं। इसी प्रकार फ्रांसीसियों के, डचों के, तो जो यहाँ पे आए अपनी भाषा और संस्कृति को भी साथ लेके आए थे, तो हिंदी भाषा ने उनसे बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे शब्दों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया, ग्रहण कर लिया है अपने अंदर। आज भी वो बराबर प्रयोग हो रहे हैं, चलन में हैं बराबर। इसलिए इनको आगत स्वर, जो विदेशी भाषा से आए हैं, बाहरी दूसरी भाषाओं से आ गए हैं हिंदी वर्णमाला में, उनको आगत कहा जाता है। आगत स्वर कहेंगे या फिर आगत व्यंजन, आगत वर्ण कहेंगे।
आगत कह सकते हैं, आगत वर्ण कह सकते हैं, स्वर नहीं कहेंगे, आगत वर्ण कहेंगे। अब ये 3 विशेष यहाँ पे चिन्ह हैं, चिन्ह कहते हैं, जो हिंदी वर्णमाला में प्रयोग होते हैं। तो जो हिंदी वर्णमाला है, पर निश्चित हिंदी है, पूरी तरह से संस्कृत को फॉलो करती है, इसी कारण ये सारे चिन्ह हैं संस्कृत से ही आए हैं। अनुस्वार, जो बिंदी लगाई जाती है, किसी अक्षर के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, उसको अनुस्वार कहते हैं, संस्कृत में उसको अनुस्वार कहते हैं। ये डॉट के रूप में रखा जाता है, जैसे मंदिर लिखना है तो वहाँ पे नकार न लिख के वर्ग का अंतिम वाला वर्ण न लिख के उसके ऊपर बिंदी लिख दिया, बिंदी लगा कर काम चला लिया, तो उसको अनुस्वार कहते हैं। और फिर विसर्ग, ये डॉट का काम करता है, तो ये अनुस्वार जो है ये न म का प्रतिनिधित्व करता है। अनुस्वार कहने का अर्थ है कि ये न और म का आवश्यकता अनुसार, भाव के अनुसार कार्य करेगा। और विसर्ग, जो डबल डॉट लगाया जाता है, ये हकार, ह और र का कार्य करता है, ह और र आवश्यकता अनुसार। संस्कृत भाषा में विशुद्ध रूप से ये ह और र का प्रतिनिधित्व करता है। अनुस्वार विशुद्ध रूप से न और म का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार अनुनासिक, अर्थात हिंदी में जिसको चंद्रबिंदी कहा जाता है, तो चंद्रबिंदी को संस्कृत में अनुनासिक कहते हैं, हिंदी में भी इसको अनुनासिक ही कहेंगे, अनुनासिक है ये, या फिर आप चंद्रबिंदी भी कह सकते हैं। तो ये भी स्वरों के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। ये वर्णमाला का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। अब यहाँ पे ह्रस्व स्वर 5 हैं और दीर्घ स्वरों की संख्या 8 है। कुछ विद्वान दीर्घ लकार विशुद्ध रूप से संस्कृत वर्णमाला में आया करता है, किंतु कुछ हिंदी विद्वान दीर्घ लकार को भी इस वर्णमाला के अंतर्गत गिना करते हैं, स्वर के अंतर्गत गिना करते हैं। तो यदि इसको भी काउंट कर लेंगे तो 14 हो जाएंगे, अन्यथा स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 13 है। और व्यंजन इस प्रकार, व्यंजन स्पर्श वर्ण 25 स्पर्श वर्ण हो गए, 4 ये हो गए, 4 8 ये हो गए, 3 ये हो गए, तो 8 3 11, 25 11 हो गए, 3। इस प्रकार यहाँ यदि 13 इनको भी काउंट कर लिया तो 9 4, तो हिंदी वर्णमाला में कुल मिला के 49 वर्ण आते हैं। इस वर्णमाला में कुल सिद्ध हुई है 49 वर्ण। यदि इस दीर्घ लकार, इसका प्रयोग प्रायः हिंदी में नहीं हुआ करता है, फिर भी जो परिनिष्ठित हिंदी है पूरी तरह से संस्कृत को फॉलो करती है, इसलिए विद्वान इसको दीर्घ लकार को दीर्घ स्वर के अंतर्गत गिना करते हैं, किंतु प्रयोग प्रायः हिंदी भाषा में इसका नहीं दिखाई देता है, इसलिए प्रायः 13 ही स्वर माने जाते हैं। तो यहाँ पे 36 व्यंजन हो गए। व्यंजनों की संख्या अलग से कैटेगराइज करेंगे तो 36 हो गए और स्वरों की संख्या 13 हो गई। इस प्रकार वर्णमाला की संख्या हुई 49। कुछ विद्वान 42 वर्ण माना करते हैं हिंदी में, और कुछ विद्वान इस प्रकार इस चार्ट के आधार पर 49 वर्ण मानते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या को 49 मानते हैं। तो ये संख्या हो गई, 13 स्वर हो गए यदि दीर्घ लकार को हटा देंगे तो, और 4 ऊष्म हो गए, 4 संयुक्त वर्ण, 4 ऊष्म हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 3 ये चिन्ह हो गए, विशेष चिन्ह हो गए, 11 ये हो गए, 25 स्पर्श हो गए। इस प्रकार कुल मिला के 36 व्यंजन हो गए, 13 स्वर हो गए, और जब दोनों को काउंट करेंगे तो वर्णमाला में 49 वर्ण सिद्ध हुए। अब ये वर्णमाला का मोटा मोटा फ्लो चार्ट इधर भी बना दिया है। पहले वर्णमाला हो गई, फिर इसको स्वर में बनाया। व्यंजन स्वर भी 3 प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, फिर यहाँ पे प्लुत स्वर भी हो जाएगा। प्लुत स्वर, आगत स्वर भी इनको कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ विद्वान आगत स्वर भी ले रहे हैं। तो आधुनिक हिंदी भाषा का जो व्याकरण लिखा गया है, उस व्याकरण के आधार पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी विद्वान इसके समर्थन में हैं। तो स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, आगत स्वर, परंपरागत स्वर। परंपरागत स्वर के अंतर्गत इतने स्वर आते हैं: अ, आ, ह्रस्व आकार, दीर्घ आकार, ह्रस्व इकार, दीर्घ इकार, ह्रस्व उकार, दीर्घ उकार,
रिकार ए ऐ ओ औ, इतने आए यहाँ पे 2 11 प्लुत स्वर यहाँ पे ले रहे हैं। मूल स्वर को आ ई उ केवल री को ले रहे हैं, आ ई उ और री, यहाँ पे रिकार है। प्लुत स्वर भी है। प्लुत स्वर किसी को बुलाने, दूर से बुलाने, रोने, चिल्लाने, उच्चारण, गायन इत्यादि में मूल प्लुत स्वर का प्रयोग सदैव ही हुआ करता है। इसलिए स्वर से जो वर्णमाला में स्वर का जो विभाजन है, प्लुत स्वर को कभी भी गायब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके बिना बहुत सारे ऐसे दैनिक जीवन में कार्य व्यापार हैं जो नहीं चलेंगे। इसलिए प्लुत स्वर को भी बराबर रखा जाता है। तो ये मोटा मोटा इसका वर्णमाला का स्ट्रक्चर चार्ट हो गया, फ्लो चार्ट हो गया। और ये हिंदी वर्णमाला का मूल फ्लो चार्ट है। इसका फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाए रहेंगे, कॉपी में, नोट्स में ऐसे ही बनाइए। ये बेहद काम का चार्ट है। याद करने की दृष्टि से भी इस पर अभी 10 प्रश्न इस पर आराम से बन सकते हैं, यही तुरंत बन सकते हैं और बने भी हैं। ये काफ़ी लोकप्रिय है। अंतस्थ को ही अर्धस्वर कहा जाता है, इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं अर्धस्वर। स्वर और व्यंजन दोनों का ही ये कार्य किया करते हैं, दोनों के बीच की स्थिति इनकी हुआ करती है, इसलिए इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है। अंतस्थ इनके उच्चारण स्थान के आधार पर इनको कहा जाता है। ऊष्म का अर्थ है गर्म, इसमें 4 आते हैं। इनके भी उच्चारण की अपनी विशेष शैली है, सबको एक साथ नहीं उच्चारण किया जाता है। अब ये छकार है तो इसको क्ष, ये मूलतः बना है का और मूर्धन्य श से बना है, इसलिए इसको क्ष बोला जाता है, न कि छाता वाला क्ष और क्षत्रिय वाले क्ष में यही फर्क हुआ करता है। तो ये हिंदी वर्णमाला का अध्ययन हम लोगों ने किया विस्तार से। वर्ण विचार के अंतर्गत ध्वनि, वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन क्या है, इन चीज़ों को यहाँ पे समझा। ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। हिंदी वर्णमाला में इतनी ही बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको ऐसे ही, चार्ट को ऐसे ही बनाइए, आप लोग भी इसको नोट कीजिए। यहाँ पे वर्णों की स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इस चार्ट के आधार पर आराम से सब क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के इस चार्ट के आधार पर 49 वर्ण इस वर्णमाला में सिद्ध हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये बेहद ही काम का चार्ट है। धन्यवाद साथियों आप सभी का।